अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी। लास्ट हमने जो है एक पास पेपर का क्वेश्चन किया था। अब आज एक और पास पेपर का क्वेश्चन हम करने लगे हैं, जिसका नाम क्या है? वालिका लिमिटेड। ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या थी? इवेलुएट द प्रोजेक्ट यूजिंग एनपीवी। एनपीवी के थ्रू हमने जो है इसकी कैलकुलेशन करनी है। ठीक है। अच्छा, अब एनपीवी का फॉर्मूला क्या था? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज। तो पहले तो मुझे कैश फ्लोज चाहिए होंगे। उसके लिए पहले मुझे पूरा सवाल पढ़ना है, देखना है कि किस साल में मुझे कितने कैश फ्लोज रिसीव होंगे। तो कहते हैं वालिका लिमिटेड प्लान्स टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट ए एक्स विच वुड बी यूज इन हाइब्रिड कार्स। Following information is available in this regard. An initial investment in the new plant, including installation and commission, is estimated at 50 million. Investment in the new plant, including installation and commission, is estimated at 50 million. The plant is expected to have a useful life of 4 years. प्लांट की लाइफ कितनी है? 4 साल। यानी कि जो प्रोजेक्ट में स्टार्ट कर रहा हूं उसकी लाइफ 4 साल है। तो 4 साल का मुझे बेसिकली क्या करना है? इवेल्युएशन करना है। एंड वुड हैव एनुअल कैपेसिटी ऑफ 2 लाख यूनिट्स। और हम एक साल में 2 लाख यूनिट्स तक प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। द डिमांड ऑफ ए एक्स फॉर द फर्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड टू बी 1,80,000। पहले साल 1,80,000 उसकी है। एंड विच वुड इंक्रीज बाय 10% पर एनम इन ईयर 2 एंड ईयर 3। कहते डिमांड इसकी हर साल 10% बढ़ेगी। हाउएवर इन ईयर 4 द डिमांड इज expected to decline by 10%। 10% से चौथे साल में जाके डिक्रीज होगी। एंड द कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर द फर्स्ट ईयर इज एस्टिमेटेड एट रुपीज 100 पर यूनिट विच इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 5% ईच ईयर। हर साल 5-5% बढ़ती चली जाएगी। एंड द न्यू प्लांट विल बी इंस्टॉल्ड एट VL's premises which are presently rented out at 1.8 million per annum. As per terms of rent agreement, टू 7% इंक्रीज पर एनम। और मेरी फिक्स कॉस्ट में 7% का हर साल क्या आएगा? इंक्रीज आएगा। हमने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं। वर्किंग कैपिटल ऑफ 10 million वुड बी रिक्वायर्ड एट द कमेंसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। अच्छा, वर्किंग कैपिटल में हमें 10 मिलियन जो है वो चाहिए। एंड वर्किंग कैपिटल एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 10% ईच ईयर। और वो हर दफा 10% जो है वो इंक्रीज हुआ करेगा। ठीक है। The new plant would be depreciated at a rate of 25% under reducing balance method। अच्छा, reducing balance method के थ्रू जो है इसने कम होना है। ओके, फाइन। और the residual value of the plant at the end of the useful life is expected to be equal to its carrying value। जब 4 साल मुकम्मल हो जाएंगे तो जो इसकी कैरिंग वैल्यू होगी उसी वैल्यू पर ये मार्केट में सेल भी हो जाएगा। And VL's cost of capital is 10% and tax rate is 30% and paid in the year in which tax liability, जिस साल टैक्स लाइबिलिटी बनेगी उसी साल में इसको पे आउट कर दूंगा। ठीक है। कितने साल का प्रोजेक्ट है हमारा? 4 साल का। ठीक है। तो 4 साल का प्रोजेक्ट है जो हमने इवेल्युएट करना है, जिसकी हमने बेसिकली क्या करनी है? एनपीवी कैलकुलेट करनी है। ओके होगी गानी? हमने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है। 4 साल का बनाते हैं अपना। ठीक है, और इस सवाल को जो है बेसिकली हम स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए सबसे पहले तो हम ये देखेंगे। हमने कहा जी इनिशियल इन्वेस्टमेंट द प्लांट वुड बी रिक्वायर्ड, इंस्टॉलेशन कमीशन इज 50 मिलियन। ले जी, ये हमारे पास एक फॉर्मेट है। 4 साल की हम वैल्यूएशन करने लगे हैं। ठीक है। आज का मतलब है प्रेजेंट वैल्यू। आज हम कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? 50 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इसको मैं ब्रैकेट में कितना लिख दूंगा? 50। अच्छा, अभी हमने एसिड खरीदा है। ठीक है, 50 मिलियन का, जिसके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। प्लांट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगी कितने साल? हमने कहा जी 4 साल तक। किस मेथड के ऊपर? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के ऊपर।
तो सबसे पहले तो वर्किंग नंबर वन करेंगे हम किसकी, डेप्रिसिएशन की। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगी, डेप्रिसिएशन की वर्किंग आएगी। हमने कहा जी, ओके, ईयर वन, ईयर वन क्या हुआ, हमने कहा जी 50 मिलियन का एसेट था। ठीक है, और हर साल कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही थी, 25%। तो ठीक है, 25% निकाल लो, कितना आ गया, 12.5। अच्छा, हमने कहा ठीक हो गया। फिर ईयर टू। अच्छा, अब ईयर टू में आप दो काम कर सकते थे, मैं दो काम सिखाऊंगा यहाँ पे। एक तो ये था कि भाई जितनी डब्ल्यू बची उसके ऊपर, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे तो डब्ल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। तो 50 में से अगर मैं 12.5 निकाल दूं तो पीछे बचता है 37.5। या तो मैं क्या करूं, 37.5 का क्या ले लूं, आगे से 25% ले लूं। एक तो ये काम हो सकता था, जिससे आ जाता 9.375। लेकिन हमने ये काम नहीं करना, हमने पेपर में वक्त बचाना है अपना। ठीक है, हमारे पास, अच्छा ये काम सिर्फ रिड्यूसिंग बैलेंस में होगा, स्ट्रेट लाइन में तो ऑब्वियसली बात है वो और तरीका होता है। रिड्यूसिंग बैलेंस में हम ये तरीका किया करेंगे। मेरी लास्ट डेप्रिसिएशन कितनी आई है, 12.5। आप इस 12.5 का आगे से 75% ले लो, तो आपके पास तब भी वही डेप्रिसिएशन आएगी 9.375 की। ठीक है ना। तो आपने क्या किया करना है, आपने ये दूसरे वाला तरीका लगाया करना है, इससे काम जल्दी हो जाया करेगा। वरना फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे, फिर उसको लास्ट डब्ल्यूडीवी से माइनस करोगे, फिर जाके जो वैल्यू आएगी उसका आगे से 25% लोगे। बहुत लंबा तरीका है। आप डायरेक्टली जाओ, जो डब्ल्यूडीवी लास्ट निकली है उसका आगे से आप जो है वो बकाया ले लो। जैसे 25% डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही थी, बकाया कितना बचा, 75%। तो आप 75% पे ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हो। तो एक तरीका ये भी है। तो इस वाले तरीके में कोई मसला, ये जो मैंने तरीका किया है डेप्रिसिएशन वाला, इसमें कोई सवाल है। 75% हमने अपना वक्त बचाया है बेसिकली। हमने क्या किया है, अपना टाइम सेव किया। वैसे तो तरीका क्या था, तरीका जो सही वाला था वो भी मैं कर देता हूं। देखो, रिड्यूसिंग बैलेंस पे क्या होता है, रिड्यूसिंग बैलेंस पे होता ये है कि आपकी जो डब्ल्यू बाकी रह जाती है आप उसके ऊपर लेते हो 25%। अब देखो, आपके एसिड कितने का था, 50 मिलियन का। 50 में से पहले आप क्या करते, पिछली डेप्रिसिएशन माइनस करते, जो कितनी थी, 12.5 की। फिर जो बाकी डब्ल्यू बचती उसके पर आगे क्या लेते, 25% कैलकुलेशन करते, राइट। ओरिजिनल तरीका यही था डेप्रिसिएशन चार्ज करने का, हाँ या ना। अब देखो, इसका भी क्या आ रहा है आंसर, 9.375 ही आ रहा है ना। क्या कोई फर्क पड़ा, ये जरा लंबा है, पेपर में टाइम ले जाता है आपका। हमने पेपर में कोशिश क्या करनी है, टाइम सेव करना है। तो हम लास्ट डेप्रिसिएशन का 75% ले लें तो वो भी वही आएगा। बेशक आप लास्ट डेप्रिसिएशन का 75% ले लो, या डब्ल्यू का 25% ले लो, आंसर में कभी कोई चेंज आने वाला नहीं है। ये याद रखनी है बात। इस समय में हमें बार बार जो है डब्ल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी, और कुछ नहीं है। बात क्लियर है। ठीक है। हाँ, तो इसलिए हम सेकंड वाला तरीका जो है वो नहीं किया करेंगे, हम ये पहले वाला तरीका कर लिया करेंगे। ठीक है। इसी तरह आ जाएगा ईयर थ्री। ईयर थ्री में हमने कहा लास्ट डेप्रिसिएशन कितनी थी, 9.375। ठीक है, 9.375 का आगे से 75%, जो कि कितना आ जाएगा, 7.03। ठीक है। और फिर ईयर फोर में हम क्या करेंगे, 7.03 का क्या कर लेंगे, आगे से 75% कैलकुलेट कर लेंगे। तो उसकी डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी, 5.27।
ओके हो गया। तो इस तरह हमने क्या निकाल लेनी है, हर साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया करनी है। अच्छा, लेकिन अभी मेरा मतलब किसके साथ है, डेप्रिसिएशन के साथ नहीं है। हमने कहा अभी मेरा मेन मकसद क्या है, 4 साल बाद की WDV कैलकुलेट करना। ठीक है, क्या चाहिए मुझे, 4 साल बाद की WDV चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि आपका जो भी रिमेनिंग वैल्यू रह जाएगी एसिड की, एसिड उसी पे बिक जाएगा, यानी कि स्क्रैप वैल्यू विल बी इक्वल टू देयर WDV, यानी कि जो WDV होगी उसी पे बेच देंगे। तो हमें तो कैश फ्लो चाहिए ना, कि ये जो एसिड मैंने आज 50 मिलियन का खरीदा है, जब 4 साल का मेरा और ये काम खत्म हो जाएगा, प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, तो 4 साल बाद ये प्लांट कितने का बिक जाएगा। तो मैंने कहा जी मुझे चाहिए WDV। तो WDV के लिए सबसे पहले मैं क्या कैलकुलेट करूं, मैं सबसे पहले कैलकुलेट करूंगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है ना, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, तो वर्किंग नंबर 2 किसकी आ गई, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की। ठीक है, अच्छा, अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में जितनी डेप्रिसिएशन सबको ऐड कर दो। पहले साल की कितनी थी, 12.5। दूसरे साल की कितनी आ गई, 9.38 कर दो, 2 डेसिमल प्लेस तक। फिर अगले की आ गई 7.03, और फिर उससे अगले साल की आ गई 5.27, सॉरी 5.27। तो टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी होगी, 21.68 है। 21.6, अच्छा सॉरी, ये 12.5 था, माजरत है, तो ये पूरी क्यों नहीं आ रही। अच्छा, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितनी हो गई, हमने कहा जी टोटल डेप्रिसिएशन आ गई 34.18। तो अब यहां से मैं इसकी WDV कैलकुलेट कर सकता हूँ, हमने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। तो वर्किंग नंबर 3, ठीक है, वर्किंग नंबर 3 में हमने क्या कहा, WDV। WDV कितनी आ गई, हमने कहा जी एसिड था 50 का, और 34.18 की डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है। तो पीछे पीछे रिमेनिंग वैल्यू कितनी रह गई इसकी, 15.82। तो यानी कि ये एसिड जो है ये कितने का बिक जाएगा, 15.82 का बिक जाएगा। हमने यहाँ पे लिख दिया 15.82, और ये कहाँ से आया, वर्किंग नंबर 3 से। ठीक होगी बात, तो ये इनफ्लो ऑफ कैश आ जाएगा। यहां तक कोई मसला, इस वाले पॉइंट तक कोई क्वेश्चन, यहां तक आनी क्लियर है। अच्छा जी, नेक्स्ट फिर क्या आ गया, और कौन सी इन्वेस्टमेंट की हमने, अगली इन्वेस्टमेंट की है हमने वर्किंग कैपिटल में। वर्किंग कैपिटल में भी इन्वेस्टमेंट हो रही है हमारी। ठीक है, तो अब अगर ये हमने कैलकुलेशन करनी है वर्किंग कैपिटल की इन्वेस्टमेंट की, कि वर्किंग कैपिटल में कितना पैसा चाहिए, हमने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है। वर्किंग कैपिटल में उसने मुझे कहा कि वर्किंग कैपिटल में हम अभी 10 मिलियन जो है वो इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, और हर साल इसके अंदर जो है 10% का इंक्रीज भी आएगा। ठीक है, तो हमने कहा जी हर साल 10% इंक्रीज आना है, तो इसकी भी मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो ठीक है, इसकी भी कर लेते हैं हम एक वर्किंग, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की वर्किंग करेंगे। ठीक है, तो वर्किंग नंबर 4, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। हाँ जी, वर्किंग कैपिटल मुझे कितना चाहिए, उसके लिए मैं बनाऊंगा ईयर। ठीक है, ईयर के बाद क्या आएंगे, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल कैश फ्लो। ठीक है, ये 3 कॉलम हम बनाया करेंगे, वर्किंग कैपिटल कैश फ्लो। ठीक है, अच्छा ईयर 0,
स्टार्ट के अंदर हमें कितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले तो हम इसकी तरफ आएंगे। ठीक है। अच्छा, हमें जी शुरू में चाहिए 10 मिलियन। ठीक है, तो इसका मतलब है पहले साल का कैश फ्लो कितना आएगा? 10 मिलियन का आउटफ्लो हो जाएगा। ठीक है, फिर आएंगे अगले साल की तरफ, ईयर 1। हमने कहा जी 10% का इजाफा हुआ, तो 10% का अगर इजाफा हुआ है तो 10 मिलियन इंटू 1.1। तो मुझे इस दफा कितना चाहिए? 11 मिलियन का वर्किंग कैपिटल चाहिए। 10 मिलियन पहले से पड़ा हुआ है, तो एक्स्ट्रा कितना रिक्वायर्ड होगा? 1 मिलियन रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, फिर आ जाएगा ईयर 2। ठीक है, अच्छा जी, ईयर 2 में हम क्या करेंगे? हमने कहा जी ईयर 2 में हमने फिर इसके अंदर 10% का इजाफा करना है। तो 11 मल्टीप्लाई बाय 1.1, तो कितना क्या वर्किंग कैपिटल चाहिए? 12.1। 11 पहले से मौजूद है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा कितना रिक्वायर्ड है? 1.1 का एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, फिर आ गया ईयर 3। ईयर 3 के अंदर फिर 10% का इजाफा होगा, तो 12.1। ठीक है, 12.1 मल्टीप्लाई बाय 1.1, ये आ जाएगा 13.31। एक्स्ट्रा कितना रिक्वायर्ड होगा? 12.1 पहले से पड़ा हुआ है, तो हमने कहा जी 1.21 का एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल जो है हमें रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, फिर चौथे साल के अंदर जब आएंगे, तो अब मैंने कोई वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज नहीं करना। क्यों? क्योंकि चौथा साल तो मेरा आखिरी साल है। तो इसका मतलब है मुझे वर्किंग कैपिटल रिक्वायर, बल्कि अब चौथे साल में मेरी पैसों की क्या होगी? रिकवरी। क्योंकि हमने कहा था जितना वर्किंग कैपिटल हम लगाएंगे, अगर तो उसका प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा 4 साल बाद, तो वो पैसे रिकवर कर लेंगे। लेकिन अगर वो कंटिन्यूटी में चल रहा है और हमें सिर्फ 4 साल के कैश फ्लो बनाने को कहता, फिर हम लास्ट ईयर में रिकवरी ना डालते। लेकिन अभी मैं इसके अंदर रिकवरी डालूंगा, तो वो रिकवरी कितने की है? 13.31 की रिकवरी आ जाएगी। ठीक होगी बात? तो ये हमारे वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज आ गए, वर्किंग नंबर 4 से। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल की इन्वेस्टमेंट कितनी है? ये वर्किंग नंबर 4 से मुझे मिली है। ठीक है, अच्छा, तो ये कितनी आ गई भाई? हमने कहा जी ये आ गई है, अल्लाह भला करे, ईयर 0 में 10। फिर अगले साल जो है वो 1 की आ गई। ठीक है, इन्वेस्टमेंट। फिर उससे अगले साल आ गई 1.1 की। फिर उससे अगले साल आ गई 1.21 की। और फिर आखिरी साल में मुझे रिकवरी होगी 13.31 की। तो ये मेरा वर्किंग कैपिटल का जो है हो गया मामला सेट। इसमें कोई मसला? एनी वन, एनी क्वेश्चन? यहां तक आनी ओके है? ओके। अब इन्वेस्टमेंट्स मैंने सारी देख ली। ठीक है, पहले मैंने इन्वेस्टमेंट्स को देखा। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट देख ली, फला इन्वेस्टमेंट देख ली, इसके ऊपर हम बातचीत कर चुके। अब जो अगली चीज है ना, अब अगली चीज पता है, अगली चीज मैंने वो उठानी है जिसका ताल्लुक किसके साथ है? इनकम स्टेटमेंट के साथ। इनकम स्टेटमेंट आइटम्स जितनी भी हैं, उसकी कैश फ्लो जो भी है, सेल्स हैं, उसकी एक्सपेंसेस हैं, या कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, एनीथिंग रिलेटेड टू इनकम स्टेटमेंट, वो सारी चीजें मैंने एक वर्किंग में किया करनी है। वो तमाम चीजें जो हैं वो वर्किंग में हुआ करेंगी। ठीक होगी बात? तो उसके लिए मैंने एक वर्किंग किया करनी है। इसके लिए मैंने की यहाँ पे वर्किंग नंबर 5। ठीक है, इसके लिए मैं वर्किंग नंबर 5 करने लगा। वर्किंग नंबर 5, जिसको हम क्या कहेंगे? नेट कैश फ्लोस। नेट कैश फ्लोस में यहाँ पे कैलकुलेट किया करूंगा। ठीक है, अच्छा, करते हैं जरा कैलकुलेट। सबसे पहले किसकी तरफ आ गए हम?
सबसे पहले मैंने कहा जी, सबसे पहले मेरे पास क्या है, पहले मैंने एक वर्किंग करनी है किसकी, कि भाई मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है। ठीक है, मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, पहले एक डिमांड बनाते हैं। हमने कहा जी डिमांड मेरी क्या है, पहले साल कितनी थी, 1,80,000। और पहले 2 साल जो है वो 10% का इंक्रीज है। ठीक है, और फिर जो है उसके अंदर डिक्रीज आएगा। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है। पहले साल आपकी कितनी थी डिमांड, वो उसने खुद बता दी, इसमें मुझे कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने कहा पहले साल आपकी जो है डिमांड जो है आपकी यूनिट्स की 1,80,000 है। ठीक है, तो इसके अंदर तो मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये तो सीधी सीधी वर्किंग है। ठीक है, तो हमने कहा जी 1,80,000। अब इसके अंदर मुझे 10% का इजाफा करना है, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1.1 से। ठीक है, तो हमने कहा मल्टीप्लाई बाय 1.1 रेज टू पावर 2 साल तक हमने इसको करना है, तो एन लगा देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1.1 कितना आ जाएगा, 198,000। तो दूसरे साल की जो डिमांड है वो कितनी है, 198,000। फिर हमने 10% का इजाफा किया, हमने कहा जी अगले साल की कितनी आएगी, 2,17,800। ठीक है, लेकिन ये हमने कहा सिर्फ A2 और A3 में था, A3 में ऐसा नहीं हो, A4 में ऐसा नहीं है। A4 में क्या है, 10% की डिमांड जो है वो डिक्लाइन करी है। 10% की डिमांड क्या करिए, डिक्लाइन। तो 10% की डिमांड अगर डिक्लाइन करवानी है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2,17,800 का 90% लोगे, यानी कि 0.9। ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा, 1,96,020। तो ये हमने क्या किया, हर साल की डिमांड कैलकुलेट कर ली, कि हाँ भाई मेरे प्रोडक्ट की डिमांड क्या है। लेकिन अब मैंने देखना कि मेरी कैपेसिटी क्या है। उसने कहा आपकी जो 1 साल की कैपेसिटी है, आप 1 साल में ज्यादा से ज्यादा 2 लाख यूनिट्स जो हैं उनको प्रोड्यूस कर सकते हो, उनके अलावा आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो आपकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है आपकी मशीन की वो 2 लाख यूनिट्स की है, 2 लाख यूनिट से ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। तो ठीक है, अब हमने कहा जी डिमांड के हिसाब से हम प्रोडक्शन कितनी कर सकते हैं, प्रोडक्शन के पर आते हैं। अब हमने कहा जी प्रोडक्शन बेस्ड ऑन द डिमांड, तो हमने कहा हमारी 2 लाख की कैपेसिटी थी, तो 1,80,000 की डिमांड तो पूरी कर दूंगा, इसकी 198,000 की भी पूरी कर दूंगा डिमांड। लेकिन इसकी 2,17,000 की डिमांड नहीं पूरी कर सकता। मैं कितना प्रोड्यूस कर सकता हूँ, सिर्फ 2 लाख, क्योंकि मेरी प्लांट की कैपेसिटी कितनी है, 2 लाख यूनिट्स की है। और ये जो 196,020 है, ये वाली डिमांड भी मैं पूरी कर सकता हूं। तो दिस इज द प्रोडक्शन प्लान विच दिस प्लांट कैन अचीव। इसमें कोई मसला, कोई सवाल, कहानी क्लियर है। चलो, अब हमने कहा जी हम कमा कितना रहे हैं, आओ जरा उस तरफ। क्योंकि अब मैंने कमाना है, तो कमाने के लिए मुझे क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट चाहिए, फिक्स कॉस्ट चाहिए। तो उसने मुझे ये चीजें तो नहीं दी, उसने मुझे डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन मार्जिन दे दिया। मेरे लिए उसने जिंदगी थोड़ी क्या कर दी है, आसान कर दी। कहता कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ द फर्स्ट ईयर इज 100 पर यूनिट। मेरी जिंदगी आसान हो गई। पहले साल आपकी जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो 100 है, और हर साल जो है 5% का क्या आएगा, इंक्रीज आएगा। मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन पे चले जाते हैं। कंट्रीब्यूशन वैसे कैसे कैलकुलेट होना था, हमने कहा जी वैसे कंट्रीब्यूशन का फार्मूला था सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो जो वेरिएबल कॉस्ट माइनस करनी थी उसने खुद ही करके ओवरऑल मुझे टोटल बता दिया। तो हमने कहा जी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट।
हाँ जी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितनी है? तो हमने कहा जी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है वो वैसे तो 100 है, और हर साल कितने का इंक्रीज आएगा? 5% का। तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 1.05 से। ठीक है ना? तो पहला कितना था? 100। 100 को मैंने 1.05 से मल्टीप्लाई किया, तो कितना आ जाएगा? 105। फिर 105 को 1.05 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 110.25। और फिर उसको मैं 1.05 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 115.76। ओके होगी बात? तो इसकी मदद से मैं अब क्या कैलकुलेट कर सकता हूं? टोटल कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आया। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट होगा? जो भी मेरा प्रोडक्शन प्लान बना है, इसको मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से क्या कर दूं? मल्टीप्लाई कर दूं। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, तो हमारे पास टोटल कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि ऊपर मेरे पास क्वांटिटी है कि कितने यूनिट्स मैंने प्रोड्यूस करने हैं, और एक यूनिट से मुझे कंट्रीब्यूशन कितना रिसीव होगा वो भी लिखा हुआ है। तो 1,80,000 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है? तो आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया पहले का? अब ये सारी वर्किंग्स जो है वो मिलियन में होंगी, तो 18 मिलियन। सेकंड की कितना आ जाएगा? 20.79 मिलियन, जब आप 1,98,000 को मल्टीप्लाई करना है 105 के साथ। ठीक है? अच्छा, या आप इस तरह भी लिख सकते हो, एक और काम भी कर सकते हो। इस तरह से प्रेजेंटेशन नहीं करनी ना, आप इस तरह से भी कर सकते हो। इसको आप नाम दे दो ए का। ठीक है? और ये जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपने कैलकुलेट किया है, इसको आप नाम दे दो बी का। और यहां पे आप लिख दो जाके ए मल्टीप्लाई बाय बी। तो इस तरह से भी कैलकुलेशन की जा सकती है। ठीक है? आपने इस तरह से प्रेजेंट करना हो, आप चीजें इस तरह से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है? फिर आ गया नेक्स्ट, 2 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 110.25 से, तो ये कितना आ जाएगा? 22.05 मिलियन। और फिर 196,020 को मल्टीप्लाई कर देंगे 115.76 से, तो ये आ जाएगा 22.69 मिलियन। तो हमने कहा जी ये वो कंट्रीब्यूशन है टोटल जो हम इस प्लांट को खरीदने से कमा सकते हैं। अच्छा, इधर तक कोई मसला? कुछ सवाल? कंट्रीब्यूशन तक आनी क्लियर है? हाँ जी, कंट्रीब्यूशन तक आनी ओके है? इसमें कोई क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। कहता है जी कंट्रीब्यूशन आपने कमा लिया, लेकिन द न्यू प्लांट वुड बी इंस्टॉल्ड एट वीएल प्रीमिसेस। ये वीएल के प्रीमिसेस में प्लांट इंस्टॉल होना है, विच आर प्रेजेंटली रेंटेड आउट। हमने ये रेंट आउट किया हुआ था। मसला हो गया। अगर तो मैं क्या करूं, इसको रेंट से हटा दूं, तो मुझे नुकसान होगा ना, रेंट मुझे नहीं मिलेगा। तो रेंट ना मिलना भी तो एक किस्म की मेरी इन्वेस्टमेंट है, ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, क्योंकि ये आपको पैसा आना ही आना था रेंट आउट करके। आप ये रेंट छोड़कर जो है बेसिकली, आप ये रेंट छोड़कर इस तरफ आए हैं। ठीक है? तो ये भी आपकी एक किस्म की इन्वेस्टमेंट कंसीडर की जाएगी। तो हमने कहा जी कि ये भी हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। कौन सी? रेंट की। तो वी विल टेक रेंट एज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और रेंट मिलना भी आपको किस में था?
कह रहे रेंट आपको मिलना भी एडवांस में था, हर साल आपको एडवांस में, कहता है एज पर द रेंट एग्रीमेंट द रेंट इज रिसीव्ड इन एडवांस एंड इज सब्जेक्ट टू 7% इंक्रीज पर एनम, और हर साल 7% का इंक्रीज भी आता है। अच्छा, लेकिन इसके अंदर एक जहन में रखना एक चीज क्या, अभी आपने प्लांट जो है वो लगाया नहीं है, प्लांट अभी प्रीमिसिस में लगाना है। ठीक ठीक है, तो अभी वो प्रेजेंटली 1.8 मिलियन उसका रेंट मिला हुआ है। जो लेटेस्ट रेंट आपको उस जगह का मिला है ना, वो 1.8 मिलियन है। अब वो आपने पूरा साल मुकम्मल कर लिया, ठीक है, और अगर आप इसको फर्दर रेंट पे चढ़ाओगे, क्योंकि ये कंटिन्यूटी में चलता आ रहा है, ये हमेशा याद रखना, जब कोई चीज पीछे से कंटिन्यूटी में चलती आ रही होगी ना, तो वो पुरानी चीज मुझे बता रहा है कि पहले हो क्या रहा था। इसका मतलब क्या है कि रेंट मैंने 1.8 मिलियन का पिछले साल एडवांस में रिसीव कर रखा है। अब आगे से आने वाले साल के अंदर मैं इसको रेंट आउट नहीं करूंगा, ठीक है। तो अगर आने वाले साल में मैं रेंट आउट करता, तो मैं 7% का इंक्रीज लगाता, क्योंकि इसने ये नहीं कहा कि इस साल का ये है रेंट। उसने कहा प्रीमिस विच प्रेजेंटली रेंटेड आउट एट 1, वो रेंटेड आउट है, रेंटेड पास्ट, वो 1.8 मिलकर मैंने रेंट आउट किया हुआ है। तो अब जब मैं आगे रेंट करने जाऊंगा, तो अब मुझे रेंट की कॉस्ट जो है, रेंट जो मेरा है वो मुझे नहीं मिलेगा। तो रेंट मेरी क्या बन जाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। और इसमें मेरा क्या होगा, 7% का इंक्रीज आएगा हर साल, लेकिन कब से, शुरू से, ये शुरू से ही आएगा। तो 1.8 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, एडवांस में मिलना था ना मुझे, तो 1.8 को मल्टीप्लाई कर दो 1.07 के साथ। तो हमने कहा जी मुझे मिलना था 1.93 मिलियन आज ही। आज मैं अगर ये प्लांट लगाने लगा हूं तो मुझे ये रेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे रेंट एडवांस में मिलना था। एडवांस का मतलब क्या है कि जो ईयर वन के, अगर आखिर में मुझे कोई चीज मिलनी थी तो वो ईयर वन के शुरू में मिल रही है, और ईयर वन के शुरू का मतलब है ईयर जीरो, ठीक है। तो ये मिलेगा मुझे कितना, 1.93 मिलियन। फिर इसको आगे आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 1.07 के साथ। तो अगले साल कितना मिलेगा, मिलना था जो नहीं मिल रहा 2.06 मिलियन का, वो अपॉर्चुनिटी लॉस्ट है। फिर 2.06 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.07 के साथ, तो कितना आ जाएगा 2.21, ठीक है। फिर उससे अगले साल 2.36 की आपकी जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जो अब आपको रिसीव नहीं होगी, क्योंकि आपने प्लांट क्या कर लिया है, इंस्टॉल कर लिया है। ठीक होगी बात। और तो ठीक है, 4 साल का रेंट जो था वो मुझे अब नहीं मिलेगा। तो इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में कोई मसला, यहां तक कहानी क्लियर है। हमने ये बात की, हमने कहा जी देखो, हमने रेंट आउट की हुई थी ये जगह प्रीमिसेस जो अपनी थी, हाँ या ना। पहले से रेंटेड आउट थी ना। हाँ, उसका 1.8 मिलियन पिछले साल रिसीव हो गया था मुझे, हाँ या ना। अब रेंट में हर साल इजाफा कितना होता है, 7%। तो अब वो जगह मैंने रेंट आउट नहीं करनी, क्यों, रेंट आउट करने की बजाय मैं उधर प्लांट लगाने लगा अपना। मैंने कहा इस साल मैं रेंट पे नहीं दूंगा, तो रेंट से जो पैसा आना था अब नहीं आएगा, तो मेरा नुकसान है, हाँ या ना। हाँ, तो नुकसान हो रहा है ना मेरा। तो बस नुकसान मेरे लिए क्या है, एक किस्म का आउटफ्लो ऑफ कैश है ना। तो मैंने कहा जी वो 1.8 के ऊपर क्या लगा दो, 7% का इंक्रीज। तो इस साल मुझे रेंट रिसीव होना था 1.93, जो अब नहीं हो रहा। फिर उससे अगले का साल फिर 7% का इंक्रीज, फिर 7% का, और फिर 7% का।
तो हमने ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट कर ली, जो अब मुझे इस प्लांट को इंस्टॉल करने की वजह से रिसीव नहीं होगी। कहानी क्लियर? कोई मसला? हम्म। तो यहां से मैं क्या निकालूंगा? अपने नेट कैश फ्लोस। क्या कैलकुलेट कर लेंगे? नेट कैश फ्लोस कैलकुलेट कर लेंगे कि नेट कैश फ्लोस आए कितने के, कितने पैसे रिसीव होंगे। तो हमने कहा जी पहले साल आपका 1.93 मिलियन का नेगेटिव कैश फ्लो है। दूसरे साल का आपका जो है टोटल कंट्रीब्यूशन था 18 का, 18 में से 2.06 आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो नेट फायदा आपको कितना का हो रहा है? 5.94 का। ठीक है। बेसिकली हम इससे कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, टोटल कंट्रीब्यूशन में से हमने ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है ये क्या कर देनी है? माइनस कर देनी है। तो 2.21 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18.59। ठीक है। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा? 19.69। और लास्ट वाला कितना आ जाएगा? 22.69। ये हमारे नेट कैश फ्लोज हैं जो हमें मिलेंगे, क्योंकि यानी इतने का मुझे बेसिकली फायदा होगा अगर मैं प्लांट लगा लेता हूं तो। लेकिन अब मुझे खाली ये नहीं कैलकुलेट करना, ये तो नेट कैश फ्लोज आ गए। एक काम तो हमारा हो गया कि हमें आने वाले वक्त में कैश फ्लोज कितने मिलेंगे। ये कितना आ गया? नेट कैश फ्लोज। नेट कैश फ्लोज ये हमें किधर से मिला? वर्किंग नंबर 5 से। ठीक है, कितने कितने का था? हमने कहा जी 1.93 मिलियन नेगेटिव। ठीक है। फिर उससे अगले साल हमारा कितना आ गया? 15.94। ठीक है। उससे अगले साल कितना आ गया? हमने कहा जी 18.58। ठीक है। उससे अगले साल कितना आ गया? 19.69। और उससे अगले साल कितना आ गया हमारे पास? 22.69। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो कहानी ओके ओके। अब मैंने एक एडजस्टमेंट और करनी है, वो किसकी? टैक्स की कैलकुलेशन भी करनी है, क्योंकि टैक्स में भी तो पैसा जाएगा ना मेरा। टैक्स की भी कैलकुलेशन मुझे करनी है। अब मसला आएगा टैक्स के लिए। टैक्स के लिए क्या मसला आएगा? आओ जरा। हमने कहा भाई टैक्स के लिए हमें क्या लेनी है? नॉन कैश आइटम्स को क्या करना है? एडजस्ट करना है। क्योंकि देखो जी, जो कैश आइटम्स नहीं है, जिनमें कैश आया या नहीं गया, उसको मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा या उनकी टाइमिंग्स एडजस्ट करनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहली जो चीज है डेप्रिसिएशन। देखो डेप्रिसिएशन कोई कैश फ्लो तो है नहीं, तो हमें उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने ऊपर कैश फ्लोस में टैक्स को कंसीडर और डेप्रिसिएशन को कंसीडर ही नहीं किया। लेकिन जब मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करने जाऊंगा तो वहां पे तो डेप्रिसिएशन माइनस होती है। इनकम स्टेटमेंट में अगर जाओ तो इनकम स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन एज एन एक्सपेंस माइनस होती है। लेकिन कैश फ्लो नहीं था, इसलिए मैंने ऊपर कहीं इंक्लूड नहीं किया हुआ। तो अब मुझे एक एडजस्टमेंट उसकी भी करनी है, क्योंकि मैंने कहा कैश फ्लो तो नहीं था, लेकिन जब टैक्स कैलकुलेट करने जाऊंगा वो तो प्रॉफिट पे करूंगा। तो प्रॉफिट हमेशा एक्रूवल बेस पे होता है, लेकिन ये जो ऊपर कहानी में चल रहा था ये कैश बेसिस पे चल रहा था। तो एक एडजस्टमेंट वो करके फिर टैक्स की कैलकुलेशन जो है वो की जाएगी। तो हमने इस चीज का ध्यान रखना है। तो एक तो डेप्रिसिएशन आ जाएगी। डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन के लिए हमने वर्किंग कर रखी थी, वर्किंग नंबर 1 की हुई थी। हाँ, डेप्रिसिएशन के लिए ऊपर वर्किंग नंबर 1 कर रखी है मैंने, कि डेप्रिसिएशन हर साल कितनी कितनी माइनस होगी। तो कितनी कितनी है भाई? पहले साल की है 12.5। तो हमने कहा ठीक है, तो 12.5 ये माइनस कर दो डेप्रिसिएशन। ठीक है। प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए फिर 9.38। 9.38। फिर अगला क्या आ गया? 7.03। फिर उससे अगला क्या आ गया? 5.27। ओके होगी कहानी?
तो नेट कैश फ्लो से मैंने ये डेप्रिसिएशन भी माइनस कर दी, लेकिन एक चीज और माइनस होगी, वो क्या? आपने रेंट को एज अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माइनस किया है अकॉर्डिंग टू द कैश फ्लोस, क्योंकि हमने कहा जी मुझे साल के शुरू में मिल जाते हैं पैसे एडवांस में। लेकिन जब इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं वहां पे तो ऐसी कोई चीज नहीं होती ना कि एडवांस पेमेंट की है तो उसको ईयर जीरो में लिख दो। कोई एडवांस पेमेंट मिली हो, जो मर्जी हो मिली हो, हमने तो उसके साल के आखिर में माइनस करना होता है ना। हाँ या ना? मुझे बेशक रेंट एडवांस में मिल जाए, लेकिन जब मैं ईयर वन के आखिर का इनकम स्टेटमेंट बनाऊंगा तभी मैंने करना है। ठीक है। तो मुझे इसकी टाइम एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। क्या? टाइम एडजस्टमेंट ऑफ रेंट, ये मुझे करना पड़ेगा। हमने कहा जी जो 1.93 माइनस हुआ है ना, ये कैश फ्लोज के हद तक तो ठीक था। इसके लिए मैंने नेट कैश फ्लोज निकाल दिए और वहां वहां पे जाके मैंने लिख भी दी है मेन पेज पे। वो मेरा काम खत्म हो गया। लेकिन अब तो मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है ना। तो प्रॉफिट तो ये ईयर वन का बनेगा, एक्सपेंस ये किधर का बनेगा? ईयर वन का। तो इसकी मुझे माइनस किया हुआ है ना आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के नाम पे। तो अभी 1.93 यहाँ पे क्या कर दो, वापस ऐड बैक कर दो। क्या कर दो? वापस ऐड बैक कर दो। तो हमने कहा ठीक है, 1.93 यहाँ पे ऐड कर दिया ताकि वो माइनस प्लस खत्म हो जाए। और अगले साल में जाके आपने क्या करना है, इसको माइनस कर देना है। ठीक है। इसके अंदर आपने 1.93 ऐड करना है, इसमें 2.06। ठीक है। इसमें आपने ऐड कर दिया 2.21, और इसमें ऐड कर दिया आपने 2.36। ये आपने ऐड कर दिए पुराने। और अगले साल में जाके ये क्या करने हैं, माइनस करने हैं, क्योंकि ये अगले साल से ताल्लुक रखते हैं। ठीक है। तो हमने कहा ओके, कोई मसला नहीं है, कर लेते हैं। यानी कि अब ये यहां पे जाके माइनस होगा कितना, 1.93। ठीक है। यहां पे माइनस होगा जाके 2.06। ठीक है। यहां पे जाके माइनस होगा 2.21 फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट। और यहां पे जाके क्या माइनस होगा, अल्लाह भला करे, हमने कहा जी यहां पे जाके हमने माइनस करना है 2.36। ठीक होगी बात? तो ये हमने क्या कर दी, टाइमिंग एडजस्टमेंट कर दी। किसकी? ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। इसमें कोई मसला? ये जो टाइमिंग एडजस्टमेंट की है। हाँ जी, टाइमिंग एडजस्टमेंट में कोई मसला? ठीक हो गया। फिर मैंने यहां से क्या कैलकुलेट करना है, टैक्सेबल प्रॉफिट। अब वो आ जाएगा मेरे पास कि भाई टैक्सेबल प्रॉफिट है कितना जिसके ऊपर मुझे टैक्स कैलकुलेट करना है। तो हमने कहा जी टैक्सेबल प्रॉफिट आ गया। यहाँ पे तो कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5.94 जो था उसमें 12.5 डेप्रिसिएशन का माइनस करेंगे, 2.06 ऐड करेंगे और 1.3 माइनस कर देंगे, तो इसका टोटल कितना आ जाएगा? हमने कहा 3.57। ठीक है। नेक्स्ट का कितना आ जाएगा, ऐड करके माइनस करके 9.35। उससे अगले का कितना आ जाएगा, 12.81। और बिल्कुल लास्ट वाले का कितना आ जाएगा, अल्लाह भला करे, 15.06। तो ये मेरा टैक्सेबल क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। इस टैक्सेबल प्रॉफिट के ऊपर हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, अपने टैक्सेस कैलकुलेट कर लेंगे। हमने कहा जी टैक्स एट द रेट ऑफ कितना, 30%। तो इन सब का 30% निकालो। अच्छा, अब उसने एक और बात की थी यहाँ पे टैक्स के बारे में। टैक्स के बारे में उसने कहा था कि जिस साल टैक्स अराइज होता है उसी साल पे भी हो जाता है। तो हमने कहा ठीक है, जिस साल टैक्स हमने जो है आया जिसका, उसी साल पे कर देंगे। तो 3.57 का 30% ले लो।
कितना आ जाएगा? 1.07। सॉरी, इसका नहीं आएगा, इसका आएगा सात वाले का। 1.07। सात वाले का कितना आ जाएगा? 2.81। अगले वाले का 3.84। और उससे अगले वाले का 4.52। और हमने कहा टैक्स जिस साल अराइज होता है उसी साल पे भी हो जाता है। तो हमने कहा ठीक है, पहले साल का कितना है? आउटफ्लो ऑफ कैश बन जाएगा टैक्स, क्योंकि पे कर रहे हैं। तो 1.07। अगले साल का कितना आ जाएगा? 2.81 नेगेटिव। ठीक है। अगले साल का कितना आ जाएगा? 3.84। उससे अगले साल का कितना आ जाएगा? 4.52। ओके होगी कहानी। अब मेरे पास हर तरह के कैश फ्लो जो थे वो यहाँ पे प्लस माइनस हो चुके। तो अब मुझे क्या निकालना है? अपने कैश फ्लोज कैलकुलेट करने हैं, प्रोजेक्ट के कैश फ्लो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्रोजेक्ट कैश फ्लो। प्रोजेक्ट कैश फ्लो कितना आ जाएगा पहले का? नेगेटिव में 61.93। अगले साल का कितना आ जाएगा? 13.87। ठीक है। उससे अगले साल का कितना आ जाएगा? 14.67। ठीक है। उससे अगले साल का कितना आ जाएगा? 14.64। और उससे अगले साल का कितना आ जाएगा? 47.3। ले जी, प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज जो है वो हमारे कैलकुलेट हो गए। अब मुझे क्या लगाना था? डिस्काउंट फैक्टर, क्योंकि मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, एनपीवी। तो यहाँ पे डिस्काउंट फैक्टर लगा देंगे एट अ रेट ऑफ 10%। तो 10% के लिए हमने क्या करना था? मल्टीप्लाई करना था बेसिकली। ठीक है। तो किससे करेंगे? 1.1 रेस टू पावर जीरो। ठीक है, ये तो रेस टू पावर जीरो आ जाएगा। यहाँ पे 1.1 रेस टू पावर -1। 1.1 रेस टू पावर -2। ठीक है। 1.1 रेस टू पावर -3। और 1.1 रेस टू पावर -4। ठीक है। अच्छा, अब यहां से हमने अपने जो है वो क्या निकाल लेनी है? प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू कितनी कितनी आ जाएगी? तो हमने कहा पहली तो वही आ गई, 61.93। ठीक है। उससे अगले साल की कितनी आ जाएगी? 12.61। उससे अगले साल की कितनी आ जाएगी? 12.12। उससे अगले साल की कितनी आ जाएगी? 11। उससे अगले साल की कितनी आ जाएगी? 32.3। ठीक है। तो यहां से आप बेसिकली अपनी एनपीवी कैलकुलेट कर सकते हैं। जितनी नेगेटिव वैल्यूज है उनको नेगेटिव में ले लो, जो पॉजिटिव है उनको पॉजिटिव ले लो। तो एट दी एंड आपकी एनपीवी कितनी आ रही है? यहाँ से हम एनपीवी कैलकुलेट कर लेते हैं। हमने कहा जी एनपीवी विल बी इक्वल टू 6.1 मिलियन पॉजिटिव। तो इस पूरी एनपीवी में किसी किस्म का कोई मसला, कोई सवाल? कहानी क्लियर है? चलो, चल ठीक हो गया। बाकी फिर इंशाल्लाह भाई अगले लेक्चर में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।